अब क्या है, ये ये दिल्ली सल्तनत का भगवान के जैसे ये आखिरी पार्ट हो, इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। जजिया। जजिया शुरुआत कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। ख़त्म कौन किया? रंगीला आदमी। कब शुरुआत किया, कब ख़त्म किया, ये भी याद रखेंगे। तुर्कान चालगानी स्टार्ट कौन करता है? इल्तुतमिश। 1236 में अपने शासन के आखिरी समय में समाप्त कौन करता है? बलबन। 1286 में अब आते ही इक़्तिदार प्रथा शुरुआत कौन करता है? इल्तुतमिश। समाप्त कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि ये सेना को नगद वेतन दे रहा है। ताकाबिरीन प्रदान कौन करता है? एमबीटी। समाप्त कौन करता है? माफ। एफएसटी। सिजदा पावेश प्रथा ये शुरुआत कौन करता है? बलबन। समाप्त कौन करता है? शाहजहाँ। तो ये अच्छा काम किया था। नवरोज़ त्यौहार शुरुआत कौन करेगा? फारसी त्यौहार बलबन। लेकिन त्यौहार जो भी है उस पर गुस्सा किसको आता है? औरंगजेब को। फिर यहाँ पे आपको एक के जो है क्लास आप पढ़िएगा 7, तो एनसीईआरटी में तवारीख का बहुत बार चर्चा होता है। दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों के लिए लिखे गए तवारीख, किसके बारे में? तवारीख के बारे में। कौन सा कथन सही है? तो पहला, ये उर्दू। कौन सा कथन सही है? ये उर्दू दिल्ली सल्तनत के प्रशासन की भाषा के लिए लिखे गए थे। प्रशासन की भाषा में लिखे गए थे? नहीं। ये तवारीख उन लोगों द्वारा लिखे गए थे जो शायद कभी शहरों में रहते थे? नहीं। तीसरा कथन सही है। तवारीख के लेखकों ने शासकों का शासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता पर सलाह दी। जो तवारीख लिखता था ना, उसको क्या करता था? सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता पर सलाह दिया था। ठीक है। अब उसके बाद जो तवारीख है, जो तवारीख लिखता था तो सुल्तान का उसमें प्रशंसा होता था, तो सुल्तान इसको पुरस्कार देता था, जबकि यहाँ लिखा कि नहीं देता था। तो ये कथन क्या है? गलत है। ये जो तवारीख लिखता था ना, वो लोग हमेशा शहर में ही रहता था, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है शायद ही कभी गाँव में रहते थे, लेकिन वो लोग शहर में ही रहता था। ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे तवारीख के बारे में सारा बात है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में लिखे गए फारसी भाषा में लेखों को तवारीख बोलते हैं। तो वहाँ पे उर्दू भाषा बोल रहा था, उर्दू नहीं, फारसी भाषा हुआ। ठीक है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे समान लोग थे। बिल्कुल। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे समान लोग थे। बिल्कुल। ये लोग ज़्यादातर शहरों में रहते थे, खासकर दिल्ली में। ये लोग अक्सर सुल्तानों के पुरस्कार की उम्मीद में इतिहास लिखते थे। ये लेखक शासकों के न्यायपूर्ण शासन, जन्मदिन, सिद्ध अधिकार, लिंग भेद के आधार पर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने को सलाह देते थे। तो तवारीख क्या क्या सलाह देते थे? तारीख और तवारीख लिखने की परंपरा पहले इबरितियों से प्रभावित थी, जैसे सेल्जुक साम्राज्य से। ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी का नाम तारीख फिरोज शाही तारीख और तवारीख का एक सबसे प्रमुख उदाहरण है। बिल्कुल। जिसमें एफएसटी की क्या करता है? प्रशंसा करता है। अब यहाँ पे बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया, कश्मीर घाटी का अंतिम मुसलमान शासक यूसुफ शाह, जिसे शासक अकबर ने बिहार में भगाया था, तो उसकी मृत्यु कहाँ हो गई? उसकी मृत्यु नालंदा में आके हो गई थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फक्के मुदब्बिर एक प्रसिद्ध थे। किस रूप में? इतिहासकार के रूप में। इन्होंने दिया है सर्किल ऑफ जस्टिस। ठीक है, इतिहासकार थे। फक्के मुदब्बिर, इनके बुक का नाम है ना, हर्ष करके कुछ बुक करके है इनका। फिर यहाँ पे 13वीं शताब्दी के फक्के मुदब्बिर द्वारा लिखा गया न्याय का चक्र निम्नलिखित में से किसका करता है, किसका विवरण देता है? राजा, उसकी प्रजा और सैनिकों के बीच कैसा संबंध है, उसके बारे में बताया जाता है। भूमि की नाप की पैमाइश किन किन शासकों ने की? तो अलाउद्दीन खिलजी में भी किया, सिकंदर लोदी में भी किया, शेरशाह में भी किया, अकबर ने भी किया, शिवाजी ने भी किया। याद रखेगा। जमाती मतलब राज कानून, हदीस मतलब मुस्लिम कानून। अब है यहाँ पे इल्तुतमिश द्वारा प्रदत्त इक्ताओं में कहाँ की इक्ता को बलबन ने इक़्तिदारों से छीन ली?
क्योंकि वो इक़्तिदार इसका अनुचित लाभ उठा रहे थे। तो गंगा यमुना दोआब का, ठीक है। सबसे पहले दोआब का महत्व कौन से मिला था? इल्तुतमिश, तो वहाँ पे एकता प्रदान किया। लेकिन इसी दोआब का क्या किया, जो सबसे फेमस दोआब है, बलबन छीन लिया। बलबन इक़्तिदारों से एकता छीन लिया, इसी को क्या बोलते हैं? तरकात। इसी शब्द को क्या बोलते हैं? तरकात। फिर है बलबन की राजस्व सिद्धांत की संपूर्ण जानकारी वशय नामक संकलन में मिलती है। किसका संकलन है? बर्नी। बलबन के राजत्व पे बर्नी ही लिखता है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये बात में। किसने बलबन को भारत में नव स्थापित मुसलमान राज का संरक्षक तथा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महान विभूति बोला? ईश्वरी प्रसाद बलबन को ईश्वर समझा। बलबन ने स्थापत्य कला में प्रमुख योगदान देते हुए शुद्ध इस्लामी शैली पर आधारित किसका निर्माण कराया? तो याद रखिए कि बलबन का जो मकबरा था ना, वो शुद्ध इस्लामिक शैली से निर्मित मकबरा था। यह बलबन का मकबरा था। इसमें ही पहली बार वास्तविक मेहराब का प्रयोग हुआ था, ठीक है। और शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किसका मकबरा? बलबन। कैसे याद रखोगे? बलबन एकदम शुद्ध आदमी था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जो पिता के जीवित रहते हुए सुल्तान बन गया था? कैकुबान। क्योंकि उत्तराधिकार घोषित कैकुबाद को ही कर दिया था अपनी, क्योंकि ये शोक में चला गया था। बलबन आखिरी समय में कहाँ चला गया था? शोक में। तीसरी कांड बना दिया। अपनी मृत्यु के समय बलबन किसे अपना उत्तराधिकार घोषित किया था? तो अपनी मृत्यु के समय खुसरोबाद को, ठीक है। लेकिन ऐसे पिता के रहते हुए, जीवित रहते हुए सुल्तान बन गया कैकुबाद। फिर यहाँ पे बलबन को उसके जीवन में सबसे पहले कौन सा पद प्राप्त हुआ था? याद है? खासेदार का पद प्राप्त हुआ था, जो कि इल्तुतमिश दिया था। बलबन द्वारा निर्मित मकबरा कौन कौन है? लाल महल, जो निजामुद्दीन बस्ती में है। फिर बलबन का मकबरा, जिसमें वास्तविक मेहराब का प्रयोग हुआ है। विलन संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में। गुलाम वंश के पतन का क्या कारण था? तो स्वेच्छाचारी शासन। किसने बोला कि खिलजी क्रांति से न केवल नवीन वंश का उदय हुआ, अपितु इसने अनवरत विजय, कूटनीति, असाधारण प्रयोग के साहित्यिक क्रियाकलापों का जन्म दिया? एस लाल। खिलजी क्रांति के बारे में कौन बोलता है? एस लाल, लाला जी। किस किला की स्थिति को देखकर जलालुद्दीन ने युद्ध न करने का निर्णय लेते हुए अपने सरदारों को बोला कि इस युद्ध नहीं करना है? वह एक मुसलमान के एक बाल को भी ऐसे किलों की तुलना से अधिक मानता है। रणथंबोर। रणथंबोर युद्ध किला को बोला कि बेकार है, यहाँ पे युद्ध नहीं करो। याद है ना? इसी रणथंबोर में कौन मारा जाता है? नुसरत खां, जो इसका सबसे फेमस आदमी होता है। इस रणथंबोर का कहानी का वर्णन कौन करता है? अमीर खुसरो। याद है ना? यहीं पे जौहर हुआ था, अमीर देव था, इसी कारण। मृत सुल्तान को गाली में रक्त टपक रहा था, बोला बर्नी। अच्छा, ये वाला सीन बर्नी बताया हुआ है, जो पद्मावत में सीन है। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी। इल्तुतमिश ने व्यक्तिगत पद पर इल्तुतमिश ने उसने स्थापना किया। कौन बना? नेल्सन डाइट। ऐबक तो बस स्थापना किया, रूपरेखा तैयार की, लेकिन वास्तविक रूप से इल्तुतमिश ने उसमें जान फूका। नेल्सन डाइट बोला। तो कैसे याद रखेंगे कि ये बात एकदम राइट बोला। इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने 2 घंटा लगाया न्याय मांगने हेतु। इसका वर्णन इब्न बतूता किया। चूँकि राज्य का राजरोहण दिल्ली की जनता, सेना और अधिकारियों द्वारा किया गया, अंततः प्रांतीय शक्तिशाली तुर्क सरदारों ने अपनी उपेक्षा का एहसास हुआ। परिणाम स्वरूप उन्हें विद्रोही कर दिया। तत्कालीन विद्रोही सरदार कौन था? तो रतिया का जो विद्रोह करा उसमें कौन था? एक तो मलिक जुनैदी था, और विद्रोही सरदार में कौन था? बदायूं का इक़्तिदार मलिक इजाहुद्दीन सलारी। फिर सुल्तान इक़्तिदार मलिक इजाउद्दीन कबीर खां। झांसी इक़्तिदार कूची सैफुद्दीन कूची मलिक जानी। झांसी का सैफुद्दीन कूची मलिक जानी। इधर कौन है? कबीर खां है। इधर कौन है? मलिक इजाउद्दीन है। ये सब रजिया का मिलके विरोध किया था। सबसे पहले मंगोलियों ने दिल्ली सल्तनत के किस प्रदेश को 1241 में आक्रमण किया? पंजाब पे, बहराम शाह के समय।
बहराम शाह के बाद कौन शासक बना था? तो मसूद शाह। ऐसे याद करते हैं, बम ना। तो बहराम शाह के बाद मसूद शाह, मसूद शाह के बाद नसरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद मसूद शाह को हटाने के लिए किए गए षड्यंत्र को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो मसूद शाह को हटाने के लिए बलबन। याद है ना, मसूद शाह भी कोई पद दिया था बलबन को, ठीक है। बलबन के किस प्रबल प्रतिद्वंदी ने 1253 में सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद पर दबाव डालकर बलबन को न्यायिक पद से हटाया था? इमादुर रेहान। यही टीआरई में पूछा था, ठीक है। जो मसूद शाह है वो कन्फ्यूजन में था, नहीं नसरुद्दीन मोहम्मद को कन्फ्यूजन में था कि इसको कौन सा पद दे, लेकिन फिर बाद में न्यायिक मामलिकत देता है। किस पुस्तक में जानकारी मिलता है कि बलबन ने विष दे के सुल्तान की हत्या करवाई? तो फतवात सलातिन में। सभी फतू का पोल खोल दिया। बलबन ही भारत की वास्तविक सत्ता अपने पास है जब मसूद शाह सियासत पर बैठा, लेनपुल बोला। मसूद शाह द्वारा बलबन को बोला गया कि मैंने शासन का सारा काम तुमको दिया, कोई ऐसा काम ना करना जिसे लज्जित होना पड़े, ठीक है। तो बदायूं बदायूं बताया एक बात, ठीक है, बलबन को। फिर यहाँ पे बलबन के समय सिंहासन पर बैठते समय कौन सी समस्याएं विराजमान थी? एक तो सुल्तान की प्रतिष्ठा जो खत्म हो रही थी, दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा, मंगोल सुरक्षा, मेवातियों का विद्रोह, अचानक सरदारों का विद्रोही तेवर, ये सब समस्या थी बलबन के समय। उपरोक्त में से बलबन ने अपने किस समस्या का समाधान को प्राथमिकता दिया? तो सबसे ज़्यादा मंगोल इस समस्या का। मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने हेतु बलबन ने कौन सा काम किया? पुराने किले का मरम्मत कराया, नए दुर्ग का निर्माण, सैन्य शिविर का स्थापना। अपनी सेना को उत्तर पश्चिम में 2 पंक्ति में 18,000 सैनिकों को बांटा, याद है ना, दीपालपुर मुल्तान ऐसे करके। ये जब तो हो गया है, ये भी हो गया है। अब यहाँ पे कुछ सवाल है। इल्तुतमिश का मकबरा अतारकिन दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा नहीं, अतारकिन दरवाज़ा कहाँ पर है? तो नागौर में। कैसे याद कराए थे? तो ये किसके जैसा होता है? तार जोरा। ये कब बनवाया था? तो एक सूफी संत थे ख्वाजा हमीउद्दीन नागौरी, ये भी सूफी संत किसके? इल्तुतमिश के समकालीन थे, उसके दरगाह के रूप में बनाया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि हमीउद्दीन नागौरी का दरगाह का प्रवेश द्वार किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश। नागौरी से पकड़ना है। फिर यहाँ पे कि मोहम्मद, ये अब जो भी सवाल है ये 12th के पीजीटी में पूछा हुआ है, टीआरई में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के मध्य तराइन का दूसरे वर्ष कब हुआ? तो 1192 में हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। मोहम्मद गौरी के बारे में याद रखना कि पहला आक्रमण मुल्तान पर कब किया था? 1175 में। अब पहला पराजय इसका कब हुआ था? तो चालुक्य शासक सोलंकनी वंश से मूलराज द्वितीय से 1178 में हुआ था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? तो इसकी मृत्यु के बाद तुरंत कौन बना था? तमीज़ की मृत्यु 1236 में हुआ, याद है ना, बयाना अभियान के समय। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह हुआ, ठीक है, ये बना था सुल्तान। फिर उसके बाद रजिया बनी थी। किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की? तो एमबीटी याद है। विजयनगर का सबसे महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था, जो इसमें नहीं दिया है। तबकाते नासरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मिन्हाजुल सिराज की पुस्तक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ऐबक ने बनवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो, या फिर कुतुब मीनार का मस्जिद हो, या फिर ऐसे याद करा था ना, MJM कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा,
जलालुद्दीन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, मस्जिद, झोपड़ा मीनार, ये तीनों एक वक्त बनवाया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है? अब देखो यही जो सवाल पूछ दिया तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी भी बनाया हुआ अलाई दरवाज़ा, लेकिन वो कुतुब मीनार परिसर का जो प्रवेश द्वार है ना वहाँ पे बनवाया हुआ, दिल्ली में। तो आंसर होगा दिल्ली, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश द्वारा पूछा जाए कि अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ पर बना हुआ है, तो आंसर नागौर होगा, ठीक है। कब बनवाया था, तो ये भी याद रखो 1311 में। अब सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण याद है जीएसटी के समय हुआ था। और जीएसटी के समय कौन मंगोल नेता था? तो तमरासिरिन। एमबीटी के समय भी तमरासिरिन। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो ई ऑप्शन सही होगा उसमें। अब ये क्वेश्चन फिर पूछ दिया टीआरई कन्फ्यूजन करने के लिए। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? यहाँ पे देखो नाम तक घोषणा किया था कौन, रजिया का, लेकिन उत्तराधिकारी कौन था उसके बाद? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना। तो आंसर क्या होगा? रुकनुद्दीन फिरोज शाह बना, ठीक है। आंसर ए होगा। और एक बार इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी योग पुत्री रजिया का नाम उत्तराधिकार के रूप में विचार में रखा था, लेकिन मृत्यु के बाद जो अमीर लोग हैं उसके एक अत्यंत विलासी और अयोग्य पुत्र को क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया, पपट सुल्तान के लिए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में एक उसकी माँ थी जो शाह तुर्कान, एक तुर्क दासी थी, उसका नियंत्रण था शाह तुर्कान का। इसकी माँ है, ठीक है। शाह तुर्कान के अवांछित, लेकिन फिर क्या हुआ? शाह तुर्कान क्या करने लगी? अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने असंतोष और विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। शाह तुर्कान के जो स्थिति था उसे अमीर को अपने फैसले पर क्या हो गया, डिसीजन पर पछतावा हुआ। अब फिर एक समय आया कि जब फिरोज शाह राजधानी से बाहर गया तो रजिया ने लाल वस्त्र पहन के दिल्ली की जनता से न्याय की मांग की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली की जनता ने रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अतः जो रजिया है वो जनता द्वारा चुनी गई थी, अमीरों द्वारा बाद में चुनी गई, ठीक है। तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा। एक बात याद रखेंगे कि बलबन ने षड्यंत्र करके किस शासक को मार डाला था 1226 में? तब मसूद शाह को मार डाला था। तो मसूद शाह को मारने वाला कौन है? बलबन ही है, तब इसको मार के आएगा। सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया। तो ये भी सवाल यहाँ से पूछ सकता है आपको तैयारी में कि बलबन मसूद शाह को हटा के किसको सुल्तान बनाया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद को, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह हुआ था। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह। आराम शाह भी कोई काम नहीं किया। तमीज़ के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया तो भी कोई काम नहीं किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दी पर बैठा, लेकिन लड़ाई करके। हौज सुल्तानी क्या है? हौज सुल्तानी तो एक तालाब है जो तमीज़ ने बनवाया था। ये भी सवाल पूछता है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट जो क्या था, व्याख्या था, आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है, यहाँ से भी पूछ सकता है। फिर यहाँ पे कई इस्लामिक सिद्धांत एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक था। कौन थे? खलीफा थे। बलबन को अमीर से सिकदार का पद पे किसने नियुक्त किया था? ये सवाल बलबन के बारे में बहुत पूछता है। इसको कब कौन सा पद मिला है तो ये याद रखेंगे, टीआरई का ये फोकस पॉइंट है। तो सिकार कौन बनाई? रजिया बनाई। अब पता है रजिया एतिगीन को कौन सा पद दी थी? अगर ये पूछे तो एतिगीन को पद दी थी कौन सा? ये वाला बदायूं का गवर्नर बनाई थी एतिगीन को, ठीक है। लेकिन बलबन को क्या बनाई? शिकार बनाई। तो ये है।
ये टीआरई का एकदम हॉट पॉइंट है। बलबन को कब कौन सा पद मिला, एकदम याद रखें। तो बलबन को सबसे पहला पद कौन सा मिला था? खासदार का पद, जो सुल्तान का निजी सेवक होता है। इल्तुतमिश दिया, ये तुर्कान चहलगानी का भी सदस्य बनाया, फिर अपना भी दास बनाया। फिर अमीर शिकार, अमीर शिकार बलबन को कौन बनाया? रजिया बनाई। शिकार कौन बने? रजिया। आखुर मतलब अमीर आखुर। घोड़ा कौन बनाया? तब बहराम बनाया। तो ऐसे कर सकते हैं, रहम करो, रहम करो, बलबन को घोड़ा मत बनाओ। अमीर हाजिर, शिष्टाचार कौन सिखाया? अलाउद्दीन मसूद शाह। लेकिन ऐसी ऐसा कर सकते हैं, ये जो मसूद शाह जो शिष्टाचार इसको सिखाया, इसी मसूद शाह को अमीर हाजिर का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार। तो ये ऐसा शिष्टाचार मतलब नहीं सिखा पाया कि मसूद शाह के ऊपर शिष्टाचार का पालन न करके इसी को मार दिया। ठीक है। फिर उसके बाद न्यायबे मामले का उल्गू खां का पद फाइनली मिला नासिरुद्दीन मोहम्मद के रूप में। अब बलबन किसको मरवाया था? मसरूद शाह को मरवा के जिसको शिष्टाचार का पद दिया उसी को मरवा दिया था। ठीक है। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे चालीसा संगठन को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने समाप्त किया था। 1236 से 67 के बीच इसका टाइम पीरियड है। सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो सल्तनत काल में जो भाषा बोला जाता था वह फारसी था। लेकिन याद रखो, जो विलियम बेंटिक है 7 मार्च 1935 को, कब? 7 मार्च 1935 को फारसी की जगह अंग्रेजी को राजभाषा बनाया था। ये भी एक पॉइंट है। बलबन ने किस अधिकारियों के गवर्नर और सैन्य और असैन्य अधिकारियों को गतिविधि रखने के लिए नियुक्त किया? तो दीवान आरिज को नियुक्त किया था। जो मीर बख्शी है ये मुगल काल में है। खिलजी की राज व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? तो बलबन ही था। अब यहाँ पर है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है। ठीक है। अब स्टेटमेंट वाइज पूछा सवाल। मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। नहीं यार, सब गुलाम समान नहीं थे। किसी को ज़्यादा पावर है, किसी को कम पावर था, कोई उच्च पद पर भी पहुँच गया। मध्य, तो ये क्या है? गलत है। मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही का अधिकार था। ये भी गलत है। जरूरी नहीं कि सभी दास पे राजशाही का अधिकार हो, कुछ आगे भी बढ़ गए थे। मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों को ही गुलाम बनाया जाता था। नहीं, महिला गुलाम भी थी। एक से अधिक कथन इसमें गलत है, डी होगा। शाह तुर्कान जो थी रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ, वो महिला गुलाम थी कि नहीं? फिर इसको भी देख लेते हैं। भारत में दासों का उपयोग में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? मतलब दास क्या क्या काम करते थे? तो दरबार में संगीत और नृत्य प्रस्तुत करना ये करते थे। पालकी ढोना ये भी करते थे। रसोईया पे नज़र, सेना में भर्ती, उच्च पदों पे भर्ती, बहुत सारा काम, कृषि काम भी करते थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन। तो इसका कहाँ गया है? लिखा नहीं है, एक सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, एक सेकेंड, इसको ऐसे करता हूँ मैं, फिर देखा जाए। हाँ, तो यहाँ पे देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक कथन सही है। मध्यकाल में सभी गुलाम एक समान नहीं थे। मध्यकाल में बड़े बड़े पदों पर भी दास थे। घरेलू नौकरों के रूप में भी दास थे, गुलाम थे। एक बात याद रखना कि सल्तनत काल में दासों की स्थिति क्या थी? अच्छी थी, क्योंकि कम से कम दास को घर और भोजन जरूर मिलता था। लेकिन और गुलाम को भले मिले से नहीं मिले, लेकिन दास को जरूर मिलता था। ठीक है। लेकिन कई बार गरीब आदमी भरे मर जाए, लेकिन दास का स्थिति बढ़िया था, क्योंकि सुल्तान जो है भोजन और घर देने के लिए सल्तनत काल में क्या था? उत्तरदायी था, रिस्पॉन्सिबल था। एक और कंडीशन से बोल सकते हैं कि जो दास है उसको संपत्ति रखने का भी अधिकार था, अपने मन से शादी करने का भी अधिकार था। तो बताओ, जब खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, संपत्ति मिल रहा है, घर मिल रहा है, अच्छे अच्छे पदों पे जा रहे हो, तो स्थिति अच्छा होगी कि नहीं दासों की? तो स्थिति बढ़िया था। दूसरी बात है कि फिरोज शाह तुगलक के समय सर्वाधिक दास थे। कितने थे? ये डाटा याद रखो, 1,80,000। ठीक है। फिर एक डाटा याद रखो, 12वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व तीव्र गति से बढ़ने लगा। ठीक है, 12वीं सदी के बाद। कब से बढ़ने लगा? 12वीं सदी के बाद। ठीक है ना।
दास जो है बहुत जगह से लाया जाता था, ठीक है। जो दासों का जो खरीद विक्रय है वो प्राचीन भारत से ही है, लेकिन आपको पता है मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे। इसको समझ में नहीं आता था मेगास्थनीज को, इसका गलत ये बात दिया, लेकिन प्राचीन काल में दास का अस्तित्व था। अशोक के शिलालेख में भी स्वतंत्र रूप से दासों के प्रति दायित्वों का उल्लेख करता है, ठीक है। अशोक के शिलालेख से दास का मालूम चलता है। भारत में दासों का उपयोग एक से अधिक काम के लिए होता था। दरबार में नृत्य, संगीत, पालकी ढोना, गुदे चरो, सैनिक रूप में, घरेलू कार्य, कृषि कार्य। दास अपने स्वामी के निजी संपत्ति समझा जाता था। दासों का संपत्ति का क्रय विक्रय भी होता था। लेकिन 1833 में क्या हुआ, चार्टर अधिनियम द्वारा दासों की उन्मूलता का प्रावधान किया गया था, पहली बार चार्टर के द्वारा। लेकिन फाइनली 1843 में एक्ट नंबर 5 के द्वारा लॉर्ड एलनबरो ने पूरे भारत में दास गुलामी को क्या किया, अवैध घोषित। तो अवैध कब घोषित किया गया, 1843 में। चार्टर कब आया प्रावधान, तो 1833 में, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट है जहाँ पे कंफ्यूजन होता है। आपसे कभी पूछे किसने प्रशासनिक पर बैठने का तुर्की का एकाधिकार समाप्त किया, तो जलाउद्दीन खिलजी। इसको खिलजी क्रांति बोलते हैं। इसने ही प्रशासनिक पद पे पहले क्या होता था, केवल तुर्क भर्ती होता था, लेकिन खिलजी क्रांति लाके वह एकाधिकार समाप्त किया। दूसरा सवाल है, देवगिरी अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का राज्यपाल था, तो अवध का राज्यपाल उस समय था। फिर इसमें कन्फ्यूजन होता है हमको, दीवान रियासत क्या है, दीवान रिसालत क्या है। तो दीवान रियासत क्या है, पैसा वाला संस्था है। ये क्या है, आर्थिक नियंत्रण मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार अधीक्षक या सहना मंडी के माध्यम से काम करता था। तो रियासत कैसे याद रखेंगे, रियासत में पैसा। रिसालत क्या है, जो धार्मिक मामले देखता या विदेश मामले देखता, कोई राजदूत आया तो उससे मिलना या धार्मिक मामले देखना। इसका जो हेड होता था वह काजी होता था। तो रिसालत किससे संबंधित है, धार्मिक मामले, विदेश मामले, और ये बाजार व्यवस्था से संबंधित है रियासत। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कितना सूबा थे, 24 सूबा थे। पूरा दक्षिण भारत के मावर तक फैला हुआ था, ठीक है। इब्न बतूता का घर कहाँ था, तो तंजियर में था, उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में। इब्न बतूता जो है भारत में कितना साल रहा था, 1333 से 1347, लगभग 14 साल। 14वीं सदी में आया, 14 साल रहा। लेकिन ये पूछे कि एमबीटी के दरबार में कितना साल रहा, तो 1333 से 1342, क्योंकि 42 में कहाँ चला गया था, 42 में बेमिसाल चीन। तो 8 साल रहा। ये वर्णन कैची कैची का देता है, पान का देता है, नारियल का देता है, चावल का देता है, गेहूँ का देता है, धान का देता है, नील का देता है, तिल का देता है, कपास का देता है। ये बोलता है कि एक साल में धान 3 बार बोया जाता था भारत में, ठीक है। देवगिरी का, अब यहाँ पे देखो, अभी एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सवाल है, देवगिरी का रामचंद्र देव था जो जिस पे 1296 में आक्रमण किया, तो वहाँ पे वो किसको शरण दिया था, क्यों आक्रमण किया। तब पता है 1299 में जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पे आक्रमण किया था, तो गुजरात का जो राजा था रायकरण, जिसको बोलते हैं रायकरण भगेट, और उसकी बेटी थी देवर रानी, इस दोनों को शरण दिया था। ये जो है इस दोनों को शरण दिया था। तब इसको क्या किया, इस रायकरण को अलाउद्दीन खिलजी बंदी बना लिया, और जो बेटी थी देवर रानी उससे अपने बेटा का शादी करा दिया, और इसकी जो पत्नी थी रायकरण देव की, कमला देवी, उससे स्वयं विवाह किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया रणथंभौर अभियान का क्या कारण था। ऑप्शन 2 हो यहाँ पे, रायकरण देव को शरण नहीं, ये कारण था कौन सा अभियान का, देवगिरी अभियान का। मंगोल नेता को शरण, बिल्कुल। जो रणथंभौर अभियान किस लिए किया, क्योंकि मंगोल जो हमीर देव था वो मंगोल नेता को शरण दिया था, ठीक है। इसी रणथंभौर अभियान से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारसी भाषा में जौहर का प्रथम साक्ष्य कब मिलता है। तो फारसी भाषा में जौहर का प्रथम साक्ष्य अमीर खुसरो देता है खजाइनुल फतूह में, क्योंकि ये जो है कब हुआ था, रणथंभौर अभियान में हुआ था ना। रणथंभौर अभियान जब 1301 में, तो उस समय हमीर देव की जो पत्नी थी रानी रंग देवी,
वह जल जौहर की थी। इसी सारे घटना को कौन लिखता है? अमीर खुसरो। इस घटना में क्या होता है? नुसरत खां मर भी जाता है, स्वयं सुल्तान भी जाता है यहाँ पे। इस कारण उसकी रानी जो रंग देवी थी जल जौहर कर दी। ऐसा भी घटना को कैद कर लिया अमीर खुसरो आंखों देखा। अमीर खुसरो रणथंभौर अभियान अपना आंखों देखा बताया। अलाउद्दीन खिलजी का मालवा अभियान 1305 के बाद मालवा का राज्यपाल बना। मतलब अलाउद्दीन खिलजी याद है ना, 1305 में मालवा अभियान किया था, तो उसके बाद मालवा का राज्यपाल किसको बनाया? तो सबसे पहली बात याद रखना कि अलाउद्दीन खिलजी जब मालवा का अभियान किया तो वहाँ मंत्री गोगा को मारा और वहाँ के राजा महलक देव कहीं भाग गया है, ठीक है। वहाँ का राज्यपाल बनाया एन उल मुल्क मुल्तानी को, मालवा का राज्यपाल बनाया एन उल मुल्क मुल्तानी को। अब यहाँ पे सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय समेकन की नीति अपनाया? किसने विस्तार की जगह समेकन की नीति अपनाया था? तो देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बलबन, क्योंकि ये विस्तार से ज़्यादा लपेटने की नीति अपनाया, क्योंकि इसके समय मंगोल आक्रमण ये संभालने में व्यस्त था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी तो बहुत विस्तार किया, कितना देखिए हम लोग विस्तार किया, लेकिन बलबन के समय क्या है, लपेटने का प्रयास ये किया ज़्यादा। तो अच्छा क्वेश्चन था। फिर जौहर की घटना का फारसी में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? जौहर की घटना का फारसी में उल्लेख अमीर खुसरो किया था खजैन उल फतह में, जहाँ पे रानी रंग देवी जल जौहर का प्रमाण मिलता है। अब यहाँ पे किसने अमीरान सदा की स्थापना की, जो प्रशासनिक संगठन तथा जिसके सदस्य राजस्व संग्रह करता तथा सैन्य अधिकारी होते थे। तो अमीरान सदा एक मतलब प्रशासन से संबंधित टर्म था, जिसका काम क्या था कि वो प्रशासन भी देखता, राजस्व संग्रह भी करता और सैन्य अधिकारी भी देखता। तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि तुम ही बताओ इसका याद कैसे ट्रिक करवाते हैं? एमबीटी को ही ना, एमबीटी अमीरान सदा का काम क्या था? अमीरान सदा का काम था पैसा भी देखना और सेना भी। तो सेना भी किसको चाहिए? एमबीटी के लिए खुरासन अभियान, कराची अभियान। पैसा भी किसको चाहिए? एमबीटी को ही चाहिए। इस कारण ये किया। अब यहाँ पे कुछ और बात, जो फेमस टर्म्स हैं उसके ऊपर भी सवाल है, ठीक है। खास खेल किसको बोलते हैं? अस्थाई सेना को। मुक्ताई लगान प्रणाली है। उलूक क्या है? यही टीआरई में पीजीटी में सवाल पूछा हुआ। उलूक क्या है? तो घोड़ा डाक। डाक व्यवस्था में जो घोड़ा डाक है उसको उलूक बोलते हैं। दावा क्या है? पैदल डाक। कैसे याद रहेगा? तुम लोग याद है बचपन में हम दवा जो लाने जाते थे तब पैदल, मेरे पास गाड़ी नहीं था तो पैदल लाने जाते थे, ठीक है। तो वो दावा हो गया। दस्तारे बंदान क्या है? उलेमा को ही क्या बोलते हैं? दस्तारे बंदान, क्योंकि उलेमा अपने माथा पे कुछ बांधता था। पाइक क्या है? पैदल सेना। वकीली दर क्या है? तो सुल्तान का व्यक्तिगत सेवा जो देखभाल करता था। अमीर हाजिब क्या है? तो दरबारी शिष्टाचार, जो बलबन को मसूद शाह पद पर बैठाया था। अब ये बाड़े खास में कौन कौन शामिल होता था, ये पूछा गया सवाल। तो उसमें सुल्तान, दरबारी, अमीर, रईस, ये लोग शामिल होते थे। अब बाड़े आजम में जो राजकीय कार्य को पूरा देखता था। अब जो टर्मिनोलॉजी है इसको याद रखेंगे, ठीक है, खासकर इस दोनों को, जो कन्फ्यूजन हो जाता है। उलूक तो पूछा हुआ भी है टीआरई में। अच्छा, किसने अमीरान सदा की नियुक्ति किया? तो अमीरान सदा को नियुक्ति किया एमबीटी ने, क्योंकि ये एक प्रशासनिक संगठन था जिसका सदस्य राजस्व संग्रह करता और सैन्य अधिकारी देखता था। अब राजस्व और सेना दोनों किसको चाहिए? एमबीटी को। तो इसे याद कराए हुए हैं। अब कौन जगह कैची के लिए प्रसिद्ध था सल्तनत में, एक बार देख ले रहे हैं। सरसूती। सरसूती अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध था। अनिल बहार व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में। सतगांव रेशम रसोईया। आगरा नील उत्पादन के लिए। बनारस सोना चांदी जरी काम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में जो स्थापत्य है उसको देख ले रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। बनाया कौन? ऐबक। इसका वर्णन कौन किया? मार्शल। ये भारत में पहला तुर्की मस्जिद है।
इस किसके अवशेष पर बना है? तो हिंदू और जैन मंदिर के अवशेष पे। अब भारत का ये पहला तुर्की क्या है? पहला मस्जिद ही है। ऑप्शन देगा बुद्ध मंदिर नहीं। यह सल्तनत काल का प्रथम इमारत भी है। MJM बताए थे, पहले मस्जिद बना, फिर झोपड़ा, फिर कुतुब मीनार। यह मस्जिद क्या हुआ था? तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजय की स्मृति पर बनाया गया है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के पराजय के उपलक्ष्य में। कुतुब मीनार ये कहाँ है? ये भी दिल्ली में है। एक कौन बना है? 1192 में ऐबक सूफी संत बख्तियार काकी की याद में। इसमें लाल बलुआ पत्थर संगमरमर दोनों का उपयोग हुआ। ये 5 मंजिला 72 फीट है। इसका वर्णन मार्शल करता है। फिर क्या है? अराई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चा को, दिल्ली में नहीं, अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। तो कैसे याद रखेंगे? तो झोपड़ा, झोपड़ा कहाँ पे है? राजा का झोपड़ा है, यानी कि राजस्थान में। कौन बनाया? ऐबक। ये संस्कृत विश्वविद्यालय पर स्थित है। इस पे विग्रह राज चतुर के हरिकेला का लेख भी है इस पे। ठीक है, तो झोपड़ा में क्या है? संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, इसे याद कर सकते हो। लेकिन ऊपर वाला क्या है? हिंदू और जैन मस्जिद। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। फिर है इल्तुतमिश, फिर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का क्या है? पहला क्या बनवाया? अतारकिन का दरवाज़ा। कहाँ पे? नागौर में। इसी से अकबर प्रेरणा लिया। कैसे याद कराए थे? तो तार कैसा है? इसके जैसा है। ये भी थियरी में पूछा हुआ है। कहाँ पर है? ये लोकेशन पूछता है। मकबरा शैली का जन्मदाता किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, क्योंकि इसी ने सबसे पहले सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, जो अपने पुत्र का था। स्वयं अपना भी मकबरा बनवाता है ये। और इसको सल्तनत काल का प्रथम मकबरा, ये भारत का प्रथम मकबरा बोला जाता है। नासरुद्दीन का मकबरा। हौज शमसी, हौज शमसी किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनाया। हौज खास लेकिन पूछे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज शमसी या हौज सुल्तानी, ये क्या था? जलाशय था। ये पूछा हुआ सवाल है। ये क्या है? ये जलाशय था, ना कि मस्जिद था। कुतुब मीनार में भी योगदान दिया है। शमसी ईदगाह बनाया हुआ है। अब बदायूं में ही ये जामा मस्जिद बनवाया हुआ है इल्तुतमिश। ये भी सवाल है, कैसे याद रखेंगे? जामा किया तो तमीज़ बदुआ दिया, जामा किया तो तमीज़ बदुआ दिया। तो ये वाला याद नहीं रहता है कि जामा मस्जिद बदायूं में किसने बनाया, तो तमीज़ नहीं। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उसका दरगाह भी अजमेर में कौन बनाया? इल्तुतमिश। कैसे याद रहेगा? तो प्रथम सुल्तान ने महान अकबर हेतु बनवाया। कौन? प्रथम सुल्तान ने महान अकबर हेतु बनवाया ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती का दरगाह। इस स्थली का जन्मदाता किसको बोला जाता है? तो तमीज़ को ही बोला जाता है। इस सब पॉइंट याद रखें। फिर बलबन, बलबन क्या बनवाया? एक तो लाल महल बनवाया निजामुद्दीन औलिया की बस्ती में। फिर सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक प्रयोग बलबन अपना मकबरा खुद बनवाता है। ठीक है, इसी में वास्तविक मेहराब का प्रयोग देखने का मिलता है। फिर एकदम विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा कौन है? प्रथम मकबरा बोले तो नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा, लेकिन इस्लामी शुद्ध इस्लामी शैली में बलबन। कैसे याद रखोगे? तो बलबन अपने आप को एकदम शुद्ध समझता है। फिर उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये क्या बनाता है? अलाई दरवाज़ा। अतारकिन दरवाज़ा नहीं, अलाई दरवाज़ा, जो भी कहाँ पे? दिल्ली में, कुतुब मीनार के परिसर में। ठीक है, फिर से अतार की दरवाज़ा पूछे तो ये नागौर में, इल्तुतमिश में। यहीं पे तैयारी में सवाल फंसाया था, अतारकिन का दरवाज़ा कहाँ पर है? तो भाई अतारकिन का दरवाज़ा नागौर में, अलाई दरवाज़ा कहाँ पर है? दिल्ली के कुतुब मीनार में। हौज खास बनवाया कहाँ पे? ये देखो तैयारी में पूछा हुआ है। ठीक है, हौज खास कहाँ पर बनवाया? कुतुब मीनार परिसर में। हौज खास यहीं पे क्या है? इसी के अंदर FST का मकबरा है, हौज खास में ही। फिर से हजार खंबा महल, हजार स्तून महल कौन बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। कैसे याद रखोगे? तो अलाउद्दीन खिलजी हजार खंबा पीता था। सीरी का किला कहाँ पर है? दिल्ली में। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया 1303 में मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। फिर दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में ही 2 चीज़ बना हुआ है, एक तो अलाई दरवाज़ा और एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अलाई दरवाज़ा क्या है? किसने बनाया? खिलजी ने बनवाया था, लेकिन कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ऐबक ने बनवाया था। इसलिए अलाई दरवाज़ा को इस्लामी रत्न बोला जाता है, इस्लामी रत्न। फिर आपको याद रखना चाहिए कि अलाई दरवाज़ा में एक घोड़े के नाल का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अलाई दरवाज़ा में सबसे पहले वैज्ञानिक तरीका से गुंबद का भी प्रयोग हुआ है, ये भी याद रखें। गुंबद का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से अलाई दरवाज़ा में ही हुआ है, जो कि कुतुब मीनार परिसर का गेट है। उक्का मस्जिद किसने बनवाया था? तो राजस्थान में बनवाया था मुबारक खिलजी। मुबारक को
मूर्खा नहीं है तुम। जमायत खाना मस्जिद किसने बनवाया था? दिल्ली में खिज्र खान, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। कैसे याद रखोगे? तो इस ट्रिक यहाँ से याद करा है कि जैसे खिलजी का ज़माना था, उसे जमानत ये बोलता है खिज्र का, अपना भी ज़माना है बाप जैसा। तो अपना भी ज़माना है बाप जैसा मतलब जमात खाना मस्जिद बनाया खिज्र का। सिकंदर लोदी, इसके समय मोट मस्जिद का निर्माण हुआ। कौन किया? मियाँ भूबा, जो इसका वजीर था। फिर सिकंदर लोदी का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा कौन बनवाया? तो दिल्ली में ही बनवाया, लोदी गार्डन में इब्राहिम लोदी ने। ये अष्टकोणीय मकबरा है भारत में। लेकिन पहला भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि अष्टकोणीय मकबरा, इसके बारे में और भी पॉइंट याद रखना है सिकंदर लोदी के मकबरा के बारे में। एक तो दिल्ली में ये लोदी गार्डन में निर्मित है, अष्टकोणीय मकबरा है, बनवाया इब्राहिम लोदी ने। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा है। बाबर से भी पहले उद्यान मकबरा किसने बनवा लिया? सिकंदर लोदी ने। और ये दोहरी गुंबद वाला मकबरा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो सिकंदर लोदी का मकबरा है, दोहरा गुंबद वाला है। ठीक है। फिर कुतुब मीनार का इतिहास। कुतुब मीनार क्यों बनाया गया था? अनाज भंडारण के लिए शुरुआत में। इसमें 3 शासकों का योगदान, ऐबक, इल्तुतमिश, एफएसटी। कहीं के सिकंदर लोदी का भी नाम मिलता है आगे चल के। पहला मंजिल कब बना? 1192 में। दूसरा, तीसरा, चौथा मंजिल बना 1290 में, जब ये सुल्तान का पद प्राप्त किया। एससीईआरटी में दिया हुआ अभी ये डेट। फिर बिजली गिरा तो चौथा मंजिल, पांचवा मंजिल कौन बनवाया? अरे मरम्मत कौन कराया? एफएसटी। अब तुगलक काल में आते हैं। तुगलक काल में देखेंगे अलंकरण का अभाव था, लेकिन अष्टभुजी मकबरा का उदय हुआ तुगलक काल में। तुगलक काल में जो है सबसे पहले कौन आया? जीएसटी, तुगलकाबाद बनवाया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, इसने जहांपनाबाद बनवाया, फिर से शहर। फिर निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया। कैसे याद रहेगा? तो इससे याद करो, ट्रिक लिखा हुआ है कि माँ बहन तीनों यहाँ पे हम लोग मकबर ये निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार पे जाने का प्रोग्राम किए। बेगमपुरा मस्जिद, यही बनवाया हुआ। कैसे याद रखोगे? तो माँ बहन तीनों बेगम है। फिर 12 खम्बा मस्जिद, 1000 खम्बा अलाउद्दीन के लिए, ये 12 खम्बा है। 12 खम्बा कैसे याद रखेंगे? तो माँ बहन तीनों बड़ा है हमसे। फिर से एफएसटी, एफएसटी के समय सबसे इम्पोर्टेंट यही है, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा। यह एफएसटी का वजीर था जिसका नाम था मलिक मकबूल, ये इसको बोलते खाने तेलंगानी। ये दिल्ली में बना मकबरा, ये भारत का पहला अष्टकोणीय मकबरा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम तर्कस वाले सर बताते थे, याद है ना। और खिड़की मस्जिद या काली मस्जिद, एफएसटी बनाया हुआ है। कैसे याद कराते हैं? काली खिड़की से एफएसटी देखा। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक है, ये भी एक मकबरा बनवाता है जिसका नाम है शेख कबीरुद्दीन मकबरा। कैसे याद करोगे? तो कबीरुद्दीन नसीरुद्दीन, कबीरुद्दीन नसीरुद्दीन। ठीक है। अब जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको, अच्छा ये सवाल पूछता है कि हौज सुल्तानी क्या है? तब पता ही है, विशाल जल का भंडार है, जो कि किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं मीनार मस्जिद महल नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है सतीश चंद्रा के बुक का। मोहम्मद तुगलक ने अपने अमीरों को 2 खिलते दिया। हर बार हर अमीर को क्या देता था? 2 खिलके दिया करता था। खिलते मतलब क्या है? सम्मान सूचक वस्त्र। तो खिलते याद रखना, खिलते का भी वर्ड मीनिंग पूछ सकता है। सम्मान सूचक वस्त्र होता है, एक सर्दी के मौसम में पहनने के लिए, गर्मी के मौसम में पहनने के लिए। लगभग ऐसा माना जाता है कि हर साल 2 लाख खिलते देता था। खिलते मतलब सम्मान सूचक वस्त्र। तो ये पॉइंट याद हो गया। बलबन कितनी सख्ती से न्याय करता था अपने संबंधियों सभी के साथ, वह कसता था। यही काम मोहम्मद बिन तुगलक धर्मशास्त्र उलीमा के साथ किया, जो पहले सख्त सजाओं के लिए मुक्त रखे जाते थे। मतलब बोल रहा है कि बलबन जो है बहुत कठोर था, ये बात पता है। अब वही कठोर, लेकिन बलबन जो कठोर था किसके साथ दिखाया था? ये दिखाया था ये उदिकारी सबके साथ। लेकिन एम्बिटी जो है ये दिखाता है उलेमा के साथ भी। तो उलेमा के साथ कौन दिखाता है? एम्बिटी। तो ये पॉइंट पूछेगा, याद रखेगा। ऐसे भी कठोर न्याय के लिए कौन प्रसिद्ध था? कठोर न्याय कौन देता था? तो यही एम्बिटी। ठीक है। फिर
राजस्व विभाग के गठन पे एमबीटी का ध्यान बहुत था। उसका वजीर ख्वाजा जहाँ था, एक सम्मानित व्यक्ति था। एमबीटी जब विद्रोह से निपटने के लिए दिल्ली जाता तो ये खाने जहाँ वजीर जो था ख्वाजा, उसी के भरोसे जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, पेशावर से सोनाव गांव तक एमबीटी ने सड़क बनवाई थी। सड़क किसने बनवाया था? ये बनवाया था एमबीटी। ठीक है, इब्न बतूता ही कहता है दिल्ली को इस्लामी दुनिया के पूर्वी भाग का सबसे बड़ा नगर। ठीक है, बंगाल मशहूर था कपड़े के लिए। ये हो गया। अच्छा बच्चा, एक चीज़ ये छूट गया, मदरसा ए मुइज्जी। मदरसा ए मुइज्जी का भी निर्माण किसने किया है? इल्तुतमिश ने किया है। ठीक है, दिल्ली में मोहम्मद बिन शाम की याद में। याद रहेगा मदरसा ए मुइज्जी। ठीक है, मदरसा ए नासिरी का भी निर्माण ऐबक ने किया है, तमीज़ ने। ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल देखो, अपनी मृत्यु के समय बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकार मनोनीत किया? कैकोबाद को। ठीक है, क्योंकि बुबरक का समाप्त हो चुका था। शेर खां युद्ध में बंगाल विद्रोह के दौरान मर गया था। फिर से है, बलबन ने सर्वप्रथम किस दायित्व का निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया? तो बलबन को सबसे पहला पद मिला था, एकदम खास पद मिला था जिसका नाम है खासदार। तमीज़ ने इससे अपना अपना खासदार बनाया था। आमिर हाजिब शिष्टाचार वाला पद कौन दिया था? मसूद शाह, जिसको आगे चल के इसी को मार देगा। नसरुद्दीन शाह को शासक बना देगा। ये पद कौन दी थी? तो ये शिकार कौन बनाई थी बलबन को? रजिया। अब एकदम लास्ट टॉपिक है, कौन किसको खरीदा, कहाँ से खरीदा, किसको बेचा। यहाँ से भी सवाल टीआरई में, अभी पीसी सिविल सर्विसेज दोनों जगह पूछा हुआ है। जैसे पहला ऐबक, तो ऐबक को याद रखना है कि सबसे पहले खरीदा कौन और खरीदा और पाला भी, तो अजीज कुकी। ये वही है जिसके नाम पे कुतुब मीनार बनाया। अजीज कुकी निसापुर के काजी थे। तो ऐबक को उसके भाई लोग से क्या खरीद लिए और उसको पाले। लेकिन काजी के मरने के बाद क्या हुआ कि ऐबक को काजी का बेटा लोग जाके बेच दिया। किसको? मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी ने ऐबक को कहाँ से खरीदा? गजनी से। कहाँ से खरीदा था? गजनी से। किसने खरीदा? मोहम्मद गोरी ने। किससे खरीदा था? अजीज कुकी के बेटा से। सबसे पहले अजीज कुकी ने ही खरीदा था ऐबक को। फिर आते हैं इल्तुतमिश। तमीज़ को सबसे पहले किसने बेचा? तो तमीज़ को उसके सौतेले भाई ने ही बेच दिया। किसको? जमालुद्दीन नामक व्यापारी से। बोला कि ये जो झमेला है भाई जमालुद्दीन, तुम ही संभालो, हमसे नहीं संभलेगा। फिर जमालुद्दीन नामक व्यापारी को भी ये झमेला लगा। तो जमालुद्दीन नामक व्यापारी है, वह ऐबक से 1 लाख जीतल में बेच देता है। ऐबक से 1 लाख जीतल में बेच देता है। तो तमीज़ को भी कौन खरीदा है? ऐबक खरीदा। कितना में? 1 लाख जीतल में। यही टीआरई का सवाल है। लेकिन पूछेगा किससे खरीदा था? तो जमालुद्दीन नामक व्यापारी से। ये झमेला तुम संभालो। भाई जो इसका झमेला दे दिया जमालुद्दीन को, जमालुद्दीन अपना झमेला दे दिया ऐबक को। ऐसे याद हो गया। बलबन, बलबन को किसने बेचा? तो बलबन को क्या किया था, बचपन में ही बहुत बलशाली था, तो मंगोल ने था इसको बंदी बनाकर बगदाद का, जो कहाँ पे, बगदाद का जो गुलाम बाजार है वहाँ पे बेच दिया था। कहाँ पे? बगदाद का गुलाम बाजार। तो किसको बचपन में मंगोल लोग बंदी बना लिए थे? बलबन। मतलब बलबन को मंगोल तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, बाद में भी नहीं छोड़ेगा, जवानी में भी नहीं। फिर बगदाद से क्या होता है, ख्वाजा बसरी। ख्वाजा बसरी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तो ख्वाजा बसरी खरीदा बगदाद से। फिर मंगोलों से कौन खरीदा? ख्वाजा बसरी। तो ऐसे याद रखो, ब ब ब ब ट्रिक्स याद कराए थे। बगदाद से बसरी खरीदा किसको? बलबन को। फिर उसके बाद क्या किया ये बसरी, क्या किया 1233 में इल्तुतमिश को ग्वालियर विजय अभियान के दौरान दिल्ली में बेच दिया। कौन बेचा? बसरी, तमीज़ के हाथे। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए बलबन किसका गुलाम था, तो तमीज़ का कि इल्तुतमिश का? ऐबक का।
तो आप बोलिएगा ऐबक का नहीं भाई, तमीज़ का गुलाम था। ठीक है। अच्छा, गुलामों का गुलाम किसको बोलते हैं? तमीज़ को ही बोलते हैं। मलिक काफूर, मलिक काफूर को कौन खरीदा था? तो 1000 दिनार में नुसरत खां खरीदा था गुजरात विजय अभियान के दौरान। इसमें याद रखना है, तो इसमें किसका नाम? जमालुद्दीन। इसमें याद रखना बसरी। ठीक है। इसमें याद रखना अजीज कुकी। ठीक है। इसमें नुसरत खां, यही मेडिएटर लोग हैं। ठीक है। चलिए मैं बता दिया, अब इसका नोट्स ले लेते हैं सभी का। बहुत मेहनत लगा है इस चैप्टर में।
जय माता दी।